हाय। इस वीडियो में हम समझेंगे पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम न्यू राइट फिलॉसफी को समझेंगे, देन पब्लिक चॉइस अप्रोच को समझेंगे। आफ्टर दैट पब्लिक चॉइस अप्रोच से रिलेटेड इंडिविजुअल व्यू को देखेंगे कि विंसेंट एस्ट्रॉम क्या बोलते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में, देन गॉर्डन तुगलक क्या बोलते हैं, विलियम निस्केन क्या बोलते हैं और एंथोनी डाउन के क्या व्यू है ऑन द पब्लिक चॉइस अप्रोच। इसके बाद हम प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी को समझेंगे। आफ्टर दैट क्रिटिसिज्म ऑफ द पब्लिक चॉइस अप्रोच को जानेंगे, क्या क्या क्रिटिसाइज किया गया पब्लिक चॉइस अप्रोच को। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए 1940s और 1950s में जो रोल था स्टेट का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था, रोल और नेचर, क्योंकि जो स्टेट है वो हर चीज़ अपने हाथ में लिखा था। जो भी लोगों का वेलफेयर देखना है, जो भी स्टेट मतलब लोगों का जो कुछ करना है वो स्टेट ही कर रहा था। तो वेलफेयरिज्म और स्टेट पॉलिसी ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही थी उस समय में 1940s और 1950s में। तो इसलिए क्या हो रहा था, जो भी डेवलपमेंटल या नॉन डेवलपमेंटल जो भी काम है वो हर चीज़ स्टेट देख रहा था। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो गया हर चीज़ के लिए, एवरीथिंग के लिए स्टेट क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। लोगों का सब कुछ देखना है तो स्टेट देखेगा। तो इसीलिए जो स्टेट है ये ओवरलोड हो गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर स्टेट हर चीज़ देखेगा, लोगों का वेलफेयर देखेगा, लोगों का जो भी डेवलपमेंटल वर्क है नॉन डेवलपमेंटल वर्क देगा, तो उसमें क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा, पैसा लगेगा। तो इसके वजह से ओवरलोड होने की वजह से, फाइनेंस की कमी, क्राइसिस होने की वजह से क्या हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया स्टेट के बीच में, जिसको फिजिकल क्राइसिस ऑफ स्टेट बोला गया ओ कैनन के द्वारा। तो इस तरह से जो स्टेट है वो ओवरलोड हो गया था, क्योंकि स्टेट ने अपने हाथ में हर चीज़ लेके रखा था, मार्केट को भी लेके रखा था, डेवलपमेंटल काम को भी देखा था, जो भी पॉलिसी बनाना है एवरीथिंग अपने हाथ में रखा था, जिसके वजह से ओवरलोड हो गया था स्टेट 1940s और 1950s के दौरान में। अब इससे क्या हो रहा था, जो ओवरलोड हुआ था स्टेट, वो लोगों के जो विशेष है, लोगों के जो जो भी एम्बिशंस है वो बढ़ गए थे, तो उसको फिर फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो जिसके वजह से आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल डाइवर्स हो गया बिटवीन द स्टेट एंड पीपल के बीच में, मतलब लोगों के बीच में। तो इससे क्या हो गया, इससे उनकी जो लेजिटिमेसी थी उसके ऊपर क्राइसिस हो गया। ये मेनली कहा गया बाय द जॉर्गन हैबर्समन के द्वारा, क्योंकि स्टेट ने अपने हाथ में सब कुछ लेने की वजह से, ठीक है, डेवलपमेंटल काम, पॉलिसी, मार्केट, एवरीथिंग अपने हाथ में लेने से वजह से लोगों की डिमांड बढ़ गई। फिर लोगों की डिमांड बढ़ने की वजह से फिर उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था स्टेट, जिससे वजह से उनके लेजिटिमेसी के ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरह से 1950s के दौरान में होप, ठीक है, ग्रोथ और एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे लोगों के। तो बिकॉज ऑफ दैट तो ये जो स्टेट है वो ओवरलोड हो गया था और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था लोगों की विशेष को। तो जिसके वजह से लोग फिर अल्टरनेटिव तरीका ढूंढने लगे थे, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेट है वो ओवरलोड हो गया था। तो लोगों की जो भी एस्पिरेशंस है, उसकी जो लोगों की जो भी विशेष है, डिमांड है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो फिर लोग क्या कर रहे थे, अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे। तो इसी से फिर लास्ट में इमर्ज होता है एक न्यू राइट फिलोसॉफी, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। देखिए न्यू राइट फिलोसॉफी क्या बोलता है। ये एक्चुअली न्यू राइट फिलोसॉफी कॉम्बिनेशन है बिटवीन दी न्यू लिबरल और न्यू कंजर्वेटिज्म। देखिए न्यू लिबरलिज्म क्या बोलता है मेनली, कि हमें मार्केट के अंदर में रूल रेगुलेशन को लिबरल बनाना है। मतलब ये कि रूल रेगुलेशन कम से कम रखना है, सो दैट जो मार्केट प्लेयर्स है, जो प्राइवेट पार्टीज है, वो अच्छे से काम कर सके, ऑटोनॉमसली काम कर सके, डेवलप कर सके, मार्केट को आगे बढ़ा सके। ये कहा गया है न्यू लिबरल। लिबरल से मतलब ये होता है कि रूल एंड रेगुलेशन को कम से कम रखा जाए। और न्यू कंजर्वेटिज्म ये बोल रहे थे कि मार्केट जो है वो सफिशियंट है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दी, जो भी गुड्स एंड सर्विस लोगों के लिए चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट सफिशियंट है। स्टेट का इम्पोर्टेंस नहीं है, स्टेट जरूर नहीं है कि स्टेट ही सब कुछ फुलफिल कर पाएगा, तो मार्केट भी सफिशियंट है लोगों के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी विशेष है उसको फुलफिल करने के लिए। तो ये जो न्यू राइट फिलोसॉफी है ये कॉम्बिनेशन है, एक तो न्यू लिबरलिज्म और न्यू कंजर्वेटिज्म। मतलब ये कि जो न्यू राइट फिलोसॉफी ये बोलती है कि मार्केट को हमें स्ट्रांग बनाना है, ऑटोनॉमस बनाए। तो मार्केट को ऑटोनॉमस किस तरह से बना सकते हैं, न्यू लिबरलिज्म से बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑटोनॉमस बनाएंगे इट मीन्स कॉट, उसके अंदर में जो रूल एंड रेगुलेशन उसको कम करेंगे। और न्यू कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि मार्केट सफिशियंट है लोगों की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज या लोगों की जो भी विशेष है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इन दोनों को मिलके क्या बना है, मेनली न्यू राइट फिलोसॉफी बोला है, न्यू राइट फिलोसॉफी। अब देखिए ये जो न्यू राइट फिलोसॉफी है
ये क्या है, चैलेंज करता है मेनली वेलफेयरिज्म। जिस तरह से जो स्टेट है अपने हाथ में, जिस तरह से उसने डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, हर चीज़, पॉलिसी डेवलपमेंट, मार्केट कंट्रोल, हर चीज़ अपने हाथ में लेकर लेके रखा था। तो मेनली वेलफेयरिज्म बोलते हैं इसको। वेलफेयर देख रहा था स्टेट, जो है लोगों का वेलफेयर देख रहा था सभी तरीके से। मतलब खुद को, मतलब स्टेट ने खुद को नैनी स्टेट बना दिया था कि मैं हर चीज़ देखूंगा। तो इसको चैलेंज करता है ये न्यू राइट फिलॉसफी। और ये बोलता है न्यू राइट फिलॉसफी कि ये डीम करता है, ये जो है ये जो वेलफेयरिज्म है स्टेट का, ये क्या करता है, डीम करता है ह्यूमन पोटेंशियलिटी को और पर्सनालिटी को। मतलब ये कि लोगों की जो पोटेंशियल है, लोगों की जो पर्सनालिटी है, उसको ये कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम फुल्ली सपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, लोग, जो व्यक्ति है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी तरह से अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाएगा, अपना पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कभी अपनी जो ताकत है उसको पहचान नहीं पाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है न्यू राइट फिलोसॉफी कि स्टेट जो है लोगों की हर विश पूरी कर रहा है, तो उसके वजह से वो ओवरलोड हो गया है, जिसके वजह से बाद में जाके वो पूरी तरह से फिर जब लोगों की ज़्यादा विशेष बढ़ रही है तो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो फिर इसके वजह से मेनली फिजिकल क्राइसिस हो गई है। तो इसी से ये न्यू राइट फिलोसॉफी आती है और यही बोलती है कि ये जो इस तरह से, जिस तरह से स्टेट ने वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट रखा है, जिसके वजह से मेनली लोगों की पोटेंशियल और पर्सनालिटी क्या हो रही है, डीम हो रही है, कमज़ोर हो रही है। तो ये बोलता है न्यू राइट फिलोसॉफी कि जो स्टेट है वो लिमिट होना चाहिए, स्टेट का लिमिट होना चाहिए और इंडिविजुअल फ्रीडम देना चाहिए, इंडिविजुअल को फ्रीडम देना चाहिए, मार्केट में फ्रीडम देना चाहिए, सो दैट इंडिविजुअल क्या कर सके, मार्केट के अंदर जाके खुद को मार्केट के अंदर में एक अच्छा साबित कर सके और मार्केट को बढ़ावा दे सके। ना ओनली स्टेट को अपने रोल को लिमिट करना है। ये जो न्यू राइट फिलोसॉफी है ये बोलता है कि मिनिमम स्टेट रोल, जो स्टेट का रोल है वो मिनिमम होना चाहिए। स्टेट को पीछे रोलिंग बैक होना चाहिए, स्टेट को, जो जिस तरह से स्टेट ने अपने हाथ में हर चीज़ लेके रखा था वो उससे पीछे आना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे मेनली ये जो न्यू राइट फिलोसॉफी ये बोलती है कि अगर स्टेट को स्ट्रांग बनना है, स्टेट को स्ट्रांग बनना है तो स्टेट को क्या करना पड़ेगा, अनलोड होना पड़ेगा। जिस तरह से खुद को पूरी तरह से डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंटल काम को लेके खुद को लोडेड बना के रखा है, तो उससे उसको अनलोड होना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा अपना काम, ठीक है, लोगों को तक बांटना पड़ेगा, इंडिविजुअल या प्राइवेट प्लेयर को अपने साथ लेके आना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, वो अनलोड हो जाएगा, अनलोड होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो स्ट्रांग बनेगा। देन जो स्टेट का वर्क है, मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, या जो नॉन स्टेट एक्टर्स है इनके साथ काम करना है। मतलब स्टेट को जो है, स्टेट को काम करना पड़ेगा मार्केट इकोनॉमी के साथ। इट मीन्स व्हाट, जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, उनके साथ मिलके काम करना है स्टेट को। तब जाके स्टेट क्या बनेगा, एक स्ट्रांग स्टेट बन के सामने आएगा। तो स्ट्रांग स्टेट अगर अनलोड हो जाएगा, मतलब ये कि जो अगर स्टेट अनलोड हो जाएगा तो स्ट्रांग बनेगा। फिर ये स्ट्रांग स्टेट अगर अपना खुद का नॉलेज, फाइनेंस, टेक्निकल, ओके, या मतलब टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, या कोएंसिव पावर को अगर बढ़ाएगा, तो अगर देखिए अनलोड होगा इसका मतलब उससे जो जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर स्टेट क्या करेगा, अपना नॉलेज बढ़ाएगा, फाइनेंस बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी बढ़ाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेट अल्टीमेटली स्ट्रांग हो जाएगा। ना सिर्फ लोड लेके स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, वो तो वीक बन जाएगा और लोगों को भी वीक करेगा। तो स्टेट को अगर स्ट्रांग बनना है तो उसको सबसे पहले तो अनलोड होना पड़ेगा, अपना जो भी काम है वो प्राइवेट, मतलब जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उनके साथ बांटना पड़ेगा और खुद को इन चीज़ों में लगाना पड़ेगा, नॉलेज, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, कोएर्सिव पावर, इसमें खुद को आगे लेके आना पड़ेगा। ये बोलना चाह रहा है न्यू राइट फिलोसॉफी टू द स्टेट को बोल रहा है ये मेनली न्यू राइट फिलोसॉफी, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये क्या है। देखिए, जो हमने न्यू राइट फिलोसॉफी पढ़ा है उसी का एक कॉन्सेप्ट है ये, क्या, पब्लिक चॉइस अप्रोच। जो न्यू राइट फिलोसॉफी है उसी का ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो इट इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ द पब्लिक चॉइस अप्रोच। जिस तरह से न्यू राइट फिलोसॉफी बोलती है उसी के थॉट के बेस पे ये पब्लिक चॉइस अप्रोच है। इसके अंदर में मेनली ये इकोनॉमी को पॉलिटिकल प्रोसेस और इंस्टीट्यूशन के अंदर, मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में लाने का। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर में हमें इकोनॉमी यूज़ करना पड़ेगा, ये बोलना चाह रहा है पब्लिक चॉइस अप्रोच। अब देखो किस तरह से इकोनॉमिक थ्योरी इन द पॉलिटिक्स,
ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स थ्योरी को पॉलिटिक्स में यूज़ करना है, ये बोलता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। तो ये जो डैनिन मैस्लर है, इन्होंने कहा है इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के लिए सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स टू द पॉलिटिकल साइंस में इकोनॉमिक्स को अप्लाई करना है, दैट इज द पब्लिक चॉइस अप्रोच। अब समझेंगे इसको हम डिटेल में। उसके बाद ये इसको पब्लिक चॉइस अप्रोच को प्रोपाउंड किया गया था विलियम निस्केन द्वारा, ठीक है, 1971 में, एंड विस्टेन ऑस्ट्रम द्वारा 1974 में। इन्होंने मेनली पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो, ये जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, इसके 3 बेस है, मेनली 3 डायमेंशन में ये काम करता है। सबसे पहले मेथोडोलॉजी, दूसरा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, देन प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर। अब इसको हम वन बाय वन समझेंगे। देखिए, मेथोडोलॉजी का क्या मतलब होता है, ये बोलना चाह रहा है कि जो इंडिविजुअल है ये क्या है, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल मतलब मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल सफिशिएंट है अपने डिसीजन लेने के लिए। अपना जो भी डिसीजन है, किस तरह से मैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए कोई सा डिसीजन लूँ, इसके लिए इंडिविजुअल सफिशिएंट है और वो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। तो इसीलिए स्टेट को क्या है, अपना रोल कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ने क्या किया था, स्टेट में सब चीज़ अपने हाथ में लिया था। ये स्टेट ये बोल रहा था कि मैं हर चीज़ आपसे, मतलब हर चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और हर चीज़ मैं आपका अच्छे से देख सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफिशिएंट हूँ और मेरे पास हर चीज़ का नॉलेज है और मैं सबकी सुरक्षा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है, ये बोलना चाह रहा है कि इसकी मेनली जो 3 डायमेंशन पे जो पब्लिक चॉइस अप्रोच काम करता है, उसमें मेथोडोलॉजी है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स है और ये के प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर। तो अब उसमें हम समझ रहे हैं मेथोडोलॉजी क्या बोलना चाह रहा है। तो ये जो डायमेंशन है, ये किस तरह से पब्लिक चॉइस अप्रोच को सामने लेके आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो मेथोडोलॉजी है, ये बोलती है कि जो इंडिविजुअलिज्म है, इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल क्या सोचता है इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल वो व्यक्ति होता है जो अपना जो भी डिसीजन है वो बहुत लॉजिकल रैशनल तरीके से लेता है। क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो अपना हमेशा प्रोग्रेसिव ग्रोथ चाहता है। अगर वो प्रोग्रेसिव ग्रोथ चाहता है तो इसका मतलब क्या है, वो हमेशा डिसीजन अच्छा ले सकता है। ये स्टेट को समझना चाहिए, स्टेट को नैनी स्टेट नहीं बनना चाहिए, हर चीज़ में अपने आप को आगे नहीं लेके आना है, इंडिविजुअल को भी खुद को सोचने देना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है इस मेथोडोलॉजी के अंदर में। तो मैन मैक्सिमाइज इज यूटिलिटी थ्रू मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट। जो मैन है वो क्या है, एक रैशनल है, लॉजिकल चीज़ें सोचता है वो, और खुद के बारे में भी सोचता है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, मैन हमेशा अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है, ये बोलना चाह रहा है ये मेथोडोलॉजी। देन यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, ये देखिए पब्लिक चॉइस जो अप्रोच है वो रिजेक्ट करता है ट्रेडिशनल थ्योरी जो मेनली वेबेरियन के बारे में है। वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी जैसे बोलती है कि हमें लोगों के, मतलब लोगों के बारे में सोचना है, या लोगों को हम ऑथोरिटेरियन तरीके से हमें यूज़ करना है, या उनको उतना नॉलेज नहीं होता है लोगों को, तो अथॉरिटी जो जो ब्यूरोक्रेसी है वो सफिशिएंट हो जाती है लोगों के वेलफेयर को देखने के लिए। इस तरह से ये वेबेरियन थ्योरी बोलती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये पब्लिक चॉइस अप्रोच, एक्चुअली ये रिजेक्ट करता है इस थ्योरी को और बोलता है कि जो मैन है वो सफिशिएंट है, खुद इंडिविजुअल सफिशिएंट है और वो रैशनल डिसीजन लेने के लिए, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है। तो यही बोलना चाह रहा है जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स, ये जो डायमेंशन है पब्लिक चॉइस अप्रोच का, एक तो ये क्या करता है, जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वेबेरियन की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, उसको रिजेक्ट करता है और ये बोलता है कि मैन जो है वो रैशनल है, मतलब ये कि मैन हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेता है और वो ट्राई करता है मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने के लिए, ठीक है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से भी। मतलब ये कि अगर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ बेनिफिट लेना है, कुछ वेलफेयर काम कराना है, तो उसके लिए जो मैन है वो सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट है और वो लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए वो मैक्सिमम यूटिलिटी अपना हासिल कर सकता है। ओके, यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है ये मैन जो है मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने में सफिशिएंट है और ये करता भी है। जो भी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी मैक्सिमम हमें चीज़ें हासिल करना है, मतलब मैन को जो मैक्सिमम चीज़ें हासिल करना है फ्रॉम पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, वो हासिल कर सकता है, ये बोलना चाह रहा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजर। ओके,
अब देखो प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर, ये एक डायमेंशन क्या बोलता है पब्लिक चॉइस अप्रोच का। देखिए जो जैसे देखिए इसमें ये बोलना चाह रहा है प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर में कि ऑर्गेनाइजेशनल कंपटीशन को बढ़ाना है। इसका मतलब ये कि जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म, मतलब ये कि मैक्सिमम मार्केट के अंदर में बोल सकते, या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में बोल सकते, या पॉलिटिक्स के अंदर में मैक्सिमम। अभी हम बात करेंगे मेनली मार्केट के बारे में। तो मार्केट में जो है, मार्केट में मैक्सिमम जो लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म होना चाहिए, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मार्केट के अंदर में आने चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कंपटीशन बढ़ेगी। ये बोलना चाह रहा है अगर कंपटीशन बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, लोगों के पास मैक्सिमम चॉइसेस आ जाएंगे। तो यही बोलना चाह रहा है पब्लिक चॉइस अप्रोच कि हमें कंपटीशन बढ़ाना है, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म को लेके आना है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल मार्केट के अंदर में लेके आना है, सो दैट लोगों को क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, मैक्सिमम ऑप्शन मिलेंगे, और वो कभी भी अपने ऑप्शन को हासिल करते हो उसको क्विट भी कर सकता है, उसको बंद भी कर सकता है जैसे उसके विशेष पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से जो पब्लिक चॉइस अप्रोच में जो ये प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर है ये बोलना चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को बढ़ाना है, हमें डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाना है। डिसेंट्रलाइजेशन से मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म प्लस ओवरलैपिंग पावर। अब ओवरलैपिंग पावर से मतलब ये है कि एक चीज मतलब अगर कोई एक गुड्स और सर्विसेज कोई कंपनी प्रोवाइड करती है तो सेम टाइप की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमें दूसरी कंपनी को भी हमें मार्केट के अंदर लेके आना है, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग पावर हो जाएगा। ओवरलैपिंग पावर हो जाने की वजह से, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म के वजह से, दोनों के वजह से क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो लोगों के पास मैक्सिमम चॉइसेस आ जाएंगे, मैक्सिमम चॉइसेस आने की वजह से क्या हो जाएगा, लोग जो है, लोग मैन क्या है, रैशनल है, लॉजिकल चीज़ें जानता है, ठीक है, और वो कम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए सक्षम है। तो इसीलिए जो व्यक्ति है, जो पीपल्स है, वो क्या कर पाएंगे, अपने चॉइसेस को आराम से हासिल कर पाएंगे डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से। मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन आने के बाद ओवरलैपिंग पावर के मतलब ये कि सेम सुविधा अगर एक से ज़्यादा कंपनी अगर प्रोवाइड कर रही है तो लोगों के पास ऑप्शन मिलेगा उस 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 यूटिलिटी को हासिल करने के लिए। उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन के मतलब ये है कि जो मार्केट के अंदर में क्या करना चाहिए, मैक्सिमम माइक्रो स्पेसेस, मतलब ये कि बहुत सारे कंपनियों को, छोटी छोटी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जो भी होंगे उस सभी को क्या करना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए कंट्रोल अपना, मतलब वो उनको ऑटोनॉमस बनाना चाहिए, सो दैट ऑटोनॉमस बनाने से क्या हो जाएगा, वो डिसीजन अपने खुद ले सकेंगे और अपने आप को बेहतरीन बना सकेंगे, जिसके वजह से मार्केट के अंदर में इफिशियंसी बढ़ेगी। इफिशियंसी की बढ़ने बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, और लोगों के पास जो पब्लिक चॉइसेस में आएंगे वो क्या आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे, गुड्स मतलब बेटर आ जाएंगे, अच्छे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये मेनली 3 डायमेंशन में, ठीक है, काम करता है। सबसे जो बेस है मेन इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के जो 3 डायमेंशन है ये इसके बेस है। पहला है तो मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है कि लोगों के बारे में, जो लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। लोग एक तो लोग मतलब जो भी पीपल्स है वो क्या रैशनल मैन है, वो खुद का यूटिलिटी हासिल करने के लिए बहुत सक्षम है, वो मिनिमम कॉस्ट के अंदर में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा कि जो व्यक्ति है वो क्या है, मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करने के लिए सक्षम है, मैन रैशनल है, और वो ट्राई करता है मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ से, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लेने के लिए इतना सक्षम है वो। उसके बाद जो मार्केट है उसको प्रिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर के अंदर लेके आना है हमें, क्योंकि उसके अंदर में हमें इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म को बढ़ावा देना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है और डेमोक्रेटाइजेशन को लेके आना है मार्केट के अंदर में। इस तरह से पब्लिक चॉइस अप्रोच बोलता है। अब हम समझेंगे इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में अलग अलग स्कॉलर अपने क्या व्यू देते हैं। उसमें सबसे पहले है विंसेंट एस्ट्रॉम। देखिए विंसेंट एस्ट्रॉम क्या बोलते हैं कि इन्होंने एक किताब लिखा है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखा है इन्होंने 1974 में। इन्होंने मेनली क्रिटिसाइज किया जो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जिस तरह से वेबेरियन ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डाइकोटोमी बताया। डाइकोटोमी का मतलब ये है, देखिए वेबेरियन ने तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, और सॉरी यहाँ पे विलियम है, ठीक है, थॉमस वुड्रो विल्सन है,
तो जो विलियम पब्लिक पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, देखिए इसके अंदर में सबसे पहले तो जो विंसेंट एस्ट्रो ने इन्होंने अपना एक किताब लिखा है, ये द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन द अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस तरह से अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंटेलेक्चुअल क्राइसिस हुए थे उसके बारे में मेनली इन्होंने लिखा है 1974 में। अब ये जो है विंसेंट एस्ट्रॉन ये क्रिटिसाइज करते किस किस को, एक तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर में क्या है मेनली ये अथॉरिटी की बात करता है, उसके बाद हेरारकी की बात करता है, तो ये सभी चीज़ों को ये क्या करता है क्रिटिसाइज करता है। और जिस तरह से विल्सन ने, जो विल्सन है थॉमस वुडरो विल्सन, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, उन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात की थी, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग है इसकी बात की थी इस विल्सन ने। तो इसकी इनके विचार को भी ये जो विंसेंट एस्ट्रोन है ये क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और ये जो क्लासिकल थेरीज है, अलग अलग क्लासिकल थेरीज है, उनको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। और ये क्या बोलते हैं मेनली, ये जो विंसेंट एस्ट्रोन है ये बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में मेनली क्या होता है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिवाइड होती है, जिसके वजह से क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिवाइड हो जाएगी तो लोग इफिशियंटली, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है वो क्या करेगा, इफिशियंटली काम करेगा। आज के समय में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरलोड होकर बैठा है, क्योंकि स्टेट ने क्या किया है अपने हाथ में हर चीज़ काम लेके रखा है, नैनी स्टेट बन के रखा है, बना हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है जो काम है वो इफेक्टिवली हो नहीं पा रहा है। तो ये जो विंसेंट एस्ट्रोन है ये बोलना चाह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने से इफेक्टिव और इफिशियंटली काम हो पाएगा। डी उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन करो। डेमोक्रेटाइजेशन से मतलब ये कि, और डेमोक्रेटाइजेशन मतलब ये कि मैक्सिमम लोगों को पार्टिसिपेट करो, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट जो नॉन स्टेट एक्टर है उनका भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड हो जाएगी। और डिसेंट्रलाइजेशन करो, पावर को मतलब डिवाइड करो, ओके, एक ही व्यक्ति के पास कंप्लीट अथॉरिटी मत रखो, पावर को मार्केट के अंदर में भी प्राइवेट पार्टीज को भी लेके आओ, तो लेके आने से क्या हो जाएगा मैक्सिमम जो प्लेयर्स है मार्केट के अंदर में आ जाएंगे, जिसके वजह से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब कंट्रोल जो है वो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में भी दो, जिससे वो ऑटोनॉमसली क्या कर सके, काम कर सके। और इससे क्या हो जाएगा इफिशिएंट और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को एडॉप्ट किया जा सकता है इस तरह से, ठीक है। ये बोलना चाह रहे विंसेंट एस्ट्रॉन। एक्चुअली इन्होंने जो पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में अपने ये व्यू बताया कि किस तरह से पब्लिक चॉइस अप्रोच जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 1974 में इन्होंने जो लिखा है कि इसमें इंटेलेक्चुअल क्राइसिस आने की वजह से अभी हमें पब्लिक चॉइस अप्रोच को ध्यान रखना है। और पब्लिक चॉइस अप्रोच कब आ सकता है, जब एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन लेके आ जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसके वजह से क्या हो जाएगा इफेक्टिव और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ावा हो जाएगा। तो इससे मेनली पब्लिक चॉइस अप्रोच क्या हो जाएगा, इससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस मिलेगा, ठीक है, ये पब्लिक चॉइस अप्रोच को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से विंसेंट एस्ट्रोन ने कहा है। अब बात करेंगे हम व्यूज ऑफ गोल्डन तुगलक। तो तुगलक क्या बोलते हैं, इन्होंने कुछ मेजर और इनिशियल थेरीज बताई जो मेनली पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में बताते हैं। जैसे इन्होंने किताब लिखा है द कैलकुलस ऑफ द कंसेंट 1962 में, इसमें इन्होंने डिटेल और सिस्टमैटिक, ठीक है, स्टडी किया है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का, किससे रिलेटेड में, पब्लिक मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच के पर्सपेक्टिव में इन्होंने यहाँ पे सिस्टमैटिक और डिटेल स्टडी किया इस कैलकुलस ऑफ द कंसेंट किताब के अंदर में। तो इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो मेनली हमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चीज़ तो सेल्फिशनेस। आज के समय में जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और जो इलेक्टेड मेंबर है, ब्यूरोक्रेट्स अपने बजट को मैक्सिमाइज करने में लगे, और जो इलेक्टेड मेंबर है वो मेनली वोटिंग में लगे, तो इस तरह से सेल्फिशनेस काफ़ी बढ़ चुका है। और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है सेल्फिशनेस। उसके बाद कंपटीशन नहीं है, क्योंकि क्या है स्टेट ने अपने हाथ में हर चीज़ लेके रखा है, स्टेट ओवरलोड हो चुका है, स्टेट ने डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट हर चीज़ काम अपने हाथ में लेके रखा है, जिससे कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। देन अब्सेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल। तो जिस तरह से जो परफॉर्मेंस होता है
जो स्टेट के अंदर में जो एम्प्लॉय, जो ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कोई भी इस तरह का मेजरिंग टूल्स नहीं है, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ओनली जो ध्यान दिया जा रहा है अपने सेल्फिशनेस की तरफ ध्यान दे रहा है। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में से ये एक अप्रोप्रिएट मेजरिंग टूल्स नहीं है। मतलब ये कि परफॉर्मेंस अप्राइजल टेक्निक इस टाइप से कोई भी नहीं है जिसे अप्राइजल चेक किया जा सकता है, मतलब परफॉर्मेंस चेक किया जा सकता है उस ब्यूरोक्रेसी का। तो इस तरह से इन्होंने, तुगलक ने मेनली 3 प्रॉब्लम बताया जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिखाई देते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर हम हटा देंगे तब जाके कुछ पब्लिक चॉइस अप्रोच, ठीक है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो सबसे पहला तो सेल्फिशनेस बताया, अब्सेंस ऑफ कंपटीशन बताया, उसके बाद कोई भी ऐसा मेजरिंग टूल नहीं है जिससे कि हम परफॉर्मेंस चेक कर सके इनका ब्यूरोक्रेसी का। तो इसको इसको हमें रेक्टिफाई करना है, ये बोला गया बाय दिस गॉर्डन तुगलक के द्वारा। इन्होंने अपनी किताब कैलकुलस ऑफ कैलकुलस ऑफ कंसेंट 1962 के अंदर में जिसमें इन्होंने डिटेल और सिस्टमैटिक स्टडी किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और पॉलिटिक्स की। और किसके पर्सपेक्टिव में मेनली, मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच के पर्सपेक्टिव में इन्होंने यहाँ पे बातें बताई। और ये मेनली 3 प्रॉब्लम बताई जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखने को मिलती है, जो कि एक कॉन्स्टेंट है इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के लिए। अब देखो ये जो एंथोनी डाउन है, इन्होंने क्या बताया पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में, इनके व्यू समझते हैं अभी हम। इन्होंने इनसाइड ब्यूरोक्रेसी किताब लिखा 1967 में, जिसमें इन्होंने पब्लिक सेक्टर को रिप्लेस करने की बात की मार्केट इकोनॉमी के साथ में। अब देखो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो मैन है वो क्या है, एक रैशनल है और वो खुद के सेल्फ ओरिएंटेड और सेल्फिशनेस नेचर के बारे में अच्छे से जानता है। और इन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर में मेनली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली क्या है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, जिसके वजह से वो क्या हुआ, ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है, जिससे पब्लिक चॉइस अप्रोच हमें सामने नज़र आके दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा कि अगर पब्लिक चॉइस अप्रोच को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो जो डिसिप्लिन के अंदर में मेनली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और इन्होंने ये कहा कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, एज अ डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो जो ब्यूरोक्रेसी है या जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो मेनली अपने तीन तीन पी को हासिल करने में लगे रहेंगे। सबसे पहला ये कि अपना पे, देन पावर, और दैट इज प्रॉस्पेक्ट, दैट इज प्रिविलेज, इसके तरफ ही लोग, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है उनका ध्यान रहेगा। अगर हम जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एज अ डिसिप्लिन के तरफ, उसके एज अ डिसिप्लिन के तरह नहीं देखे उसको, और उसको हम एज अ डिसिप्लिन नहीं सामने लेके आएंगे, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो मेनली इसी के तरफ, उनका 3P के तरफ ही ध्यान रहेगा और वो डेवलपमेंटल काम नहीं करेंगे। ये बोलना चाह रहे एंथोनी डाउन ने अपने इस किताब के अंदर में, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी, जो मेनली लिखा गया 1967 में, जिन्होंने इन्होंने पब्लिक सेक्टर को रिप्लेस करने की बात की मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो इन्होंने जो मॉनिटर किया, ठीक है, इन्होंने मेनली ये बताया कि हमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है मेनली, देखिए इन्होंने जो एंथोनी डाउन है, इन्होंने पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में अपने व्यू बताया। इन्होंने किताब लिखा है इनसाइड ब्यूरोक्रेसी 1967 के अंदर में, जिसमें इन्होंने मेनली पब्लिक एड सेक्टर को मार्केट इकोनॉमी के साथ चेंज करने की बात की। और इन्होंने ये कहा कि मैन जो है ये क्या है, रैशनल है और ये सेल्फ ओरिएंटेशन के बारे में जानता है, सेल्फिश मतलब सेल्फ के बारे में जानता है, वो क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। और अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हटा देंगे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ब्यूरोक्रेसी है वो मेनली अपने पे, पावर और प्रोस्पेक्ट के तरफ ही ध्यान देगा। तो इसलिए हमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मॉनिटरिंग एजेंसी को लेके आना पड़ेगा। अगर मॉनिटरिंग एजेंसी लाएंगे तो वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में जो ब्यूरोक्रेसी वो अच्छे से काम करेंगे। तो लेकिन फिर भी अभी हम देख रहे हैं कि ये जो मॉनिटरिंग एजेंसी है इसमें कुछ लिमिटेशंस है। जैसे क्या क्या लिमिटेशंस है इस मॉनिटरिंग एजेंसी के अंदर, सबसे पहली चीज़ ये कि मॉनिटरिंग एजेंसी के अंदर में ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी ही काम करती है मैक्सिमम, तो उनका लिंक होता है। जो भी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं उनका मॉनिटरिंग एजेंसी के साथ
आपस में संबंध होता है, तो ये एक लिमिटेशन है जिसके वजह से क्या हो रहा है, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंट और इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। उसके बाद अगर लिंक तो है, अगर लिंक भी नहीं होता है फिर भी वो क्या कर लेते हैं, जो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मेनली ऐसी स्ट्रैटेजी को देख समझ लेते हैं जिससे वो स्कैप हो सके, ठीक है, वहाँ से भाग सके। मतलब ये कि क्या लूप होल्स है ये भी ध्यान वो निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका नेचर होता है अंपायर बिल्डिंग, जिसमें वो मेनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल, ओके, देन लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग कोऑर्डिनेशन। मतलब ये कि इनका जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता है अंपायर बिल्डिंग में, जिससे वजह से क्या हो रहा है, अंपायर बिल्डिंग वजह से जो कंट्रोल है, अगर बहुत ज़्यादा अगर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल कम हो जाएगा। कंट्रोल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो जिसके वजह से हमें पब्लिक चॉइस अप्रोच को लेके आना है। ये सभी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, तो इसीलिए हमें मेनली जो पब्लिक सेक्टर है उसको रिप्लेस करके हमें मार्केट इकोनॉमी, इट मीन्स व्हाट, हमें प्राइवेट प्लेयर को लेके आना है, जिससे कि पब्लिक चॉइस अप्रोच को बढ़ावा मिलेगा। ये बोलना चाह रहे हैं एंटोनी डाउन। समझ में आ गया, ये है। अब हम समझेंगे विलियम निस्केन के व्यू। विलियम निस्केन क्या बोलते हैं, इन्होंने अपना किताब लिखा ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द ईयर 1971। इन्होंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ये क्या है, मतलब खुद को अलग समझते, इन डिफरेंट समझते, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उससे ये खुद को अलग समझते, और वो बहुत कम बॉदर होते कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट है, इसके बारे में वो बिल्कुल सोचते नहीं है और बिल्कुल एनालाइज नहीं करते। ये बोल रहे विलियम निस्केन ब्यूरोक्रेसी के बारे में। और इन्होंने कुछ मेथड बताया जिससे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इफिशिएंट और इफेक्टिवली काम कर सके। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव। जो ब्यूरोक्रेसी है उनको अकाउंटेबल बनाओ, रिस्पॉन्सिबल बनाओ एग्जीक्यूटिव के ऊपर में। एग्जीक्यूटिव कौन, मेनली ये पॉलिटिकल एजेंसी जो होती है ना, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनके ऊपर इसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ, सो दैट क्या हो जाएंगे, वो अकाउंटेबल होने की वजह से इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। ये बोलना चाह रहे विलियम निस्केन, ओके। विलियम निस्केन एक्चुअली ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और इन्होंने ये कहा कि अगर हमें इस ब्यूरोक्रेसी को अगर इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवली काम कराना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसको अकाउंटेबल बनाओ। एग्जीक्यूटिव कौन से एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिटिकल एजेंसीज है, मेनली पॉलिटिकल लीडर्स है, जो इलेक्टेड मेंबर्स है, उनके ऊपर इसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ। क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल को, मतलब लोगों को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी भी क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी लोगों के प्रति, और वो क्या कर सकेगी, कॉस्ट बेनिफिट काम कर सकेगी। देन डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन लेके आओ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन को लेके आओ, मैं इंस्टीट्यूशनल प्लुरलिज्म बढ़ाओ। मतलब मार्केट के अंदर में मैक्सिमम क्या करो, इंस्टीट्यूशंस लेके आओ, अलग अलग प्राइवेट पार्टनर्स को इसके अंदर में बढ़ावा दो, लिबरल कर दो मार्केट के अंदर, मार्केट को, सो दैट जो प्राइवेट प्लेयर है वो क्या करे, एंट्री करे मार्केट के अंदर में, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। उसके बाद और क्या बताना चाह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर में हमें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना है, जितने भी पब्लिक सेक्टर से उसको कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कर दो, प्राइवेट प्लेयर को दे दो। प्राइवेट प्लेयर को देने से क्या हो जाएगा, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, लोगों के पास मैक्सिमम चॉइसेस आ जाएंगे, जिसके वजह से लोगों को अलग अलग चॉइसेस मिलेंगे और अपने चॉइस को फुलफिल कर पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टेट भी ओवरलोड से अनलोड हो जाएगा और लोगों के पास भी मैक्सिमम चॉइसेस मिलेगा। इस तरह से ये पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में इनके व्यू है, ठीक है। पब्लिक चॉइस अप्रोच के बारे में इन्होंने स्टेट के कुछ पैरामीटर्स बताए कि जिसके वजह से जो स्टेट है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के रिलेटेड में। जैसे कि जो स्टेट है वो सीक्रेसी के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मोनोपोली, अपनी खुद की मोनोपोली रखा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बहुत सारे मार्केट में जो जो फील्ड है, ठीक है, सेक्टर्स है उनमें। देन इनडिसिप्लिन हो गया है ब्यूरोक्रेसी, जिसके वजह से जो स्टेट है क्या है, इनइफेक्टिवली और इनइफिशिएंटली काम कर रहा है। तो ये सभी मेनली जो स्टेट के परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। सीक्रेसी अफेक्ट करता है, मोनोपोली अफेक्ट करता है और इनडिसिप्लिन अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जो विल्सन निस्केन है ये बोलते हैं कि पब्लिक चॉइस अप्रोच को बढ़ावा दो, और ये बढ़ावा कब हो पाएगा, जब ये सब चीज़ें हो पाएगी, ठीक है।
कौन सी अकाउंटेबिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव, डिसेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ये सभी होंगे तभी हम पब्लिक चॉइस अप्रोच को आगे लेके आ सकते हैं और इससे ब्यूरोक्रेसी के अंदर में भी हम इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ावा कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने एक तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि पब्लिक चॉइस अप्रोच, ठीक है, इसके बारे में समझा। और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए ये तो अलग अलग व्यू देखा हमने स्कॉलर ने जिन्होंने पब्लिक चॉइस के बारे में क्या क्या कहा है। तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है ये मेनली ये जो न्यू राइट फिलोसॉफी है इसका एक क्या है आइडियोलॉजी है, मतलब जो न्यू राइट फिलोसॉफी है उसकी आइडियोलॉजी यूज कर रहा है ये पब्लिक चॉइस अप्रोच, जिसके बारे में हमने जाना और इससे रिलेटेड अलग अलग व्यू पब्लिक चॉइस के बारे में अलग अलग स्कॉलर के क्या क्या व्यू है इसके बारे में हम समझे। अभी हम क्या समझेंगे, प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी क्या होती है, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी क्या है, मेनली ये एक आइडियोलॉजिकल अप्रोच है पब्लिक चॉइस अप्रोच का ही, ठीक है। जिस तरह से पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो न्यू राइट फिलोसॉफी है, ठीक है, न्यू राइट फिलोसॉफी की आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है पब्लिक चॉइस अप्रोच, उसी तरह से जो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी है ये भी क्या करती है पब्लिक चॉइस अप्रोच के आइडियोलॉजी के बेस पे ही काम करती है प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। अब इसको समझते हम ये क्या है एक्चुअली प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। देखिए इसमें दो शब्द है, एक है प्रिंसिपल दूसरा है एजेंट। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल का मतलब इन्होंने गवर्नमेंट को कहा है, ठीक है, जो और एजेंट का मतलब किसको बोला है, एजेंट का मतलब जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का मतलब ये कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको एजेंट कहा है इन्होंने। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी है मेनली ये क्या लेके आती है, क्लैरिटी लेके आती है पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर में। पॉलिटिकल कंट्रोल जो है मेनली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर में किस तरह से हम गवर्नमेंट को एक इफेक्टिव और इफिशिएंटली काम गवर्नमेंट का करवा सकते हैं थ्रू दी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ओके, तो ये बताया गया दिस प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी के अंदर में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है कि गवर्नमेंट और ये जो एजेंट है मेनली ये कौन है, थर्ड पार्टी है। तो जो प्रिंसिपल है मतलब ये जो गवर्नमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसके साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ में। और ये थर्ड पार्टी जो है ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है जो मार्केट के अंदर में काम करेंगे इनको सभी ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब इसको पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी जिसकी वजह से अच्छे से काम करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अकाउंटेबल रहेंगे गवर्नमेंट के साथ। ये क्या रहेंगे, अकाउंटेबल रहेंगे गवर्नमेंट को। जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसके बेस पे मतलब उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो जो गवर्नमेंट है इसके तरफ ये मॉनिटर करेगा कि उनका परफॉर्मेंस सही रहेगा, बस। बाकी जो भी चीज़ें हैं जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होना है, जो लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है, लोगों को जो चॉइसेस प्रोवाइड करना है वो सभी प्रोवाइड कौन करेगा, ये थर्ड पार्टी करेगा। बस ये क्या रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसके बेस पे। तो ये जो है मतलब थर्ड पार्टी और ये जो गवर्नमेंट है ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, दोनों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे एजेंट और थर्ड पार्टी, ठीक है। एजेंट का मतलब यहाँ पे किसको बताया गया, गवर्नमेंट को बताया गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली एजेंट तो दोनों हो गए, ठीक है। गवर्नमेंट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल एजेंसी गवर्नमेंट है। और ये प्रिंसिपल का एजेंट कौन है, एजेंट है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब थर्ड पार्टी है जो प्राइवेट प्लेयर्स है। ओके, फिर से एक बार बताता हूँ मैं, ये जो प्रिंसिपल है ये कौन है, प्रिंसिपल ये गवर्नमेंट है। ओके, प्रिंसिपल हो गया गवर्नमेंट और प्रिंसिपल का एक एजेंट है, ओके, जो कि काम करेगा इसके साथ गवर्नमेंट के साथ, दैट इज द थर्ड पार्टी। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये अकाउंटेबल रहेगा गवर्नमेंट को, मतलब ये अपने प्रिंसिपल को अकाउंटेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बट इसको सारे के सारे ऑटोनॉमी दी जाएगी, सभी पावर दी जाएगी जिसके वजह से ये खुद के नियम कानून बना सके और काम कर सके, इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अकाउंटेबल है गवर्नमेंट के ऊपर जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसके बेस के लिए, मतलब उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा गवर्नमेंट को। और इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, मेनली इससे जो गवर्नमेंट है उसका ये अनलोड हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास मैक्सिमम चॉइसेस आ जाएंगी, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने बेस पे एक एजेंट खड़ा किया है। एजेंट क्या कर रहे हैं, एजेंट मतलब गवर्नमेंट के बेस पे, मतलब ये गवर्नमेंट कौन है, प्रिंसिपल है, इसके बेस पे क्या करेंगे, लोगों को अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे इस तरह से।
अब समझते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्टिंग पैराडाइम क्या बोलता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्शन पैराडाइम है, ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सबऑर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सबऑर्डिनेट नहीं है, ये बोलना चाह रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्टिंग पैराडाइम। ये है एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है? परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से अगर अच्छा काम कराना है तो इलेक्टेड मेंबर को क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर निगरानी रखना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ये मेन है प्रिंसिपल जो मेनली ध्यान रखेगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में, और एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा? अपना एफिशिएंट और परफॉर्मेंस को बढ़ावा देगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ना कि ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका इसका सबऑर्डिनेट है। ये दोनों के बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्टिंग पैराडाइम ये क्या बोलना चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है? परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है? सबऑर्डिनेट नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सबऑर्डिनेट, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का सबऑर्डिनेट नहीं है। बस इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि ये क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्यूरोक्रेसी अपना परफॉर्मेंस देगा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, और ये जो ब्यूरोक्रेसी है मेनली सबऑर्डिनेट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये बोलना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्टिंग पैराडाइम। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा? प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी को समझा, जिसमें मेनली ये कहा गया कि किस तरह से ये जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी को यूज़ करेंगे तो हम पब्लिक चॉइस अप्रोच को भी हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम समझेंगे क्रिटिसिज्म। ये पब्लिक चॉइस अप्रोच का क्रिटिसिज्म समझेंगे। सबसे पहले तो पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो जो बेसिक स्ट्रेंथ है पब्लिक सेक्टर की उसको डिप्राइव करता है, कमज़ोर करता है। ये बोला गया पीटर सेल्फ के द्वारा। क्योंकि क्या है, पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है ये कम्प्लीटली यूजफुल नहीं हो सकता है, मतलब कम्प्लीटली प्रैक्टिकली यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे डिफेंस हो गया, जो हम प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकते डिफेंस को, तो इसीलिए इसको पब्लिक सेक्टर के अंदर ही रखना जरूरी है। तो ये जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना है। तो ये क्या हो गया? एक लिमिटेशन हो गया इसका, क्योंकि हर चीज़ हम प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकते। गवर्नमेंट हर चीज़ प्राइवेट प्लेयर को नहीं दे सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पब्लिक सेक्टर को अपने पास रखना होता है, मतलब गवर्नमेंट को अपने पास रखना होता है, जैसे कि डिफेंस हो गया। दूसरी चीज़, ये जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है ये मेनली काम करता है क्लोज सर्कल सर्कुलेटरी के ऊपर में, जिसके अंदर में क्लोज सर्कल सर्कुलेटरी का मतलब ये होता है कि जो पब्लिक और प्राइवेट है ये दोनों ओवरलैप होके काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक है और प्राइवेट है ये दोनों साथ साथ मिलके हर चीज़ में काम करेंगे, दोनों का सेम पावर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ओवरलैप नहीं हो सकते। क्योंकि क्या है, जो प्राइवेट है इसका क्या मोटो होता है? प्रॉफिट मोटो होता है। और जो पब्लिक होता है वो मेनली लोगों के वैल्यू की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों क्या है? अलग अलग है, तो दोनों ओवरलैप नहीं हो सकते। ये हम मेनली क्या पढ़ रहे? क्रिटिसिज्म पढ़ रहे। क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हम पब्लिक चॉइस अप्रोच का। अब जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है और जो इंडिविजुअल गोल्स है वो क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग हो सकते हैं और इंडिविजुअल के गोल अलग हो सकते हैं। तो इसी तरह पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो कैनॉट मतलब वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है पब्लिक सेक्टर के अंदर में। ये बोलना चाह रहा है ये क्रिटिसिज्म। मतलब हम मेनली क्या देख रहे हैं यहाँ पे? क्रिटिसिज्म देख रहे हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच का, कि पब्लिक चॉइस अप्रोच ने जो जो बोला है वो क्या रियल में सच है, नहीं है। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है? वो डिप्राइव करता है जो भी पब्लिक सेक्टर का जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेनली यहाँ पे क्या है? पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर बहुत बोला गया है इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के द्वारा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके भी लिमिटेशंस है। जैसे पब्लिक चॉइस अप्रोच हम डिफेंस के अंदर में नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह से पब्लिक चॉइस अप्रोच एक कंप्लीट ओवरलैपिंग की तरफ ध्यान देता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों अलग अलग है। प्राइवेट जो है प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, और पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट है वो लोगों के वैल्यू की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है पब्लिक सेक्टर के अंदर में। जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है पब्लिक सेक्टर के अंदर में।
तो हम इस वीडियो के अंदर में क्या क्या कवर किए, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि किस तरह से जो स्टेट है वो ओवरलोड हो चुका था, क्योंकि स्टेट ने क्या किया था 1940s और 1950s में खुद को डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट सभी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर लिया था। पॉलिसी भी खुद भी बना रहा था और वेलफेयरिज्म के सारे काम खुद ही देख रहा था, जिसके वजह से फिजिकल क्राइसिस हो गए थे। फिजिकल क्राइसिस होने के वजह से मेनली फिर क्या आ गए, लोगों के जो चॉइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोगों के अल्टरनेटिव्स बढ़, मतलब लोगों को मैक्सिमम अल्टरनेटिव्स चाहिए होते थे, तो जिसके वजह से ये न्यू राइट फिलोसॉफी सामने आती है। तो न्यू राइट फिलोसॉफी के बारे में हमने डिटेल में जाना। उसके बाद हमने पब्लिक चॉइस अप्रोच को जाना, जो मेनली न्यू राइट फिलोसॉफी के आइडियोलॉजी के बेस पे काम करता है। इसके बाद अलग अलग जो स्कॉलर ने अपने व्यू दिया रिलेटेड टू द पब्लिक चॉइस अप्रोच, इसको हमने डिटेल में जाना है। देन इसके बाद हमने प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी को समझा, किस तरह से प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी जो है पब्लिक चॉइस अप्रोच के आइडियोलॉजी के बेस पे ही काम करता है। एट लास्ट हमने क्रिटिसिज्म देखा था पब्लिक चॉइस अप्रोच का। ओके, तो इस तरह से हमने जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है इसको कंप्लीटली समझा इस वीडियो के अंदर में। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसको हम डिटेल में, ओके, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इस नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।